नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीसीएस मंत्रा टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में हम यूपी पीसीएस, आरओ, एमपी पीसीएस तथा अन्य स्टेट एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 तक हम देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। किस संस्थान द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया? आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया 17 अगस्त 2023 को। बिना दावे वाली जमा राशि की पहचान हेतु उद्यम पोर्टल अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ये लॉन्च आरबीआई द्वारा किया गया। यह वह पोर्टल विभिन्न बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि की खोज करने में सक्षम बनाएगा। काफ़ी लोग बैंक अकाउंट खोल करके छोड़ देते हैं, या फिर कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, या कुछ लोग कहीं और सेटल हो जाते हैं, भूल जाते हैं छोड़ करके उसको। तो कई अकाउंट जिनके पास होते हैं, तो ऐसी राशियों के सेटलमेंट के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईसीटी का विकास कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश का पहला एआई शहर स्थापित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, हाई टेक्नोलॉजी, अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना, ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य के कार्यबल का पोषण किया जा सके। 21 दिसंबर 2023 को किस संस्था द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन भारत द्वारा। 21 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईओएम इंडियन ओवरसीज मार्केट प्रवासन संगठन एसोसिएशन, तो इंडियन ओवरसीज एसोसिएशन ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित तरीके से प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है। युवाओं और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देना प्रयास विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से इच्छुक भारतीय प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा प्रदान करना। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को मजबूत करना। इसका उद्देश्य प्रमुख प्रवासन प्रवृत्तियों, प्रवासियों की जरूरतों और आकांक्षाओं और संघ द्वारा की गई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और गतिशीलता पहलों के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा मंत्रालय के साथ विश्लेषण साझा करते हुए एक अध्ययन करना है। 20 दिसंबर 2023 को युवा मामले के एवं खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जी को और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को। 20 दिसंबर 2023 को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 19 से 31 जनवरी 2024 के मध्य छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका आयोजन चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर में किया जाएगा। पहली बार स्क्वाश को इन खेलों में शामिल किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर मस्कॉट वीरा मंगाई वेलु नाचियार, वीरा मंगाई वेलु नाचियार है। रानी वेलु नाचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी। तमिल लोग उन्हें वीर मंगई के नाम से जानते हैं। वह रामनाथपुरम की राजकुमारी थी। 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करिए। तो इसमें डी है, दोनों ही गलत हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर फेई था और इस गेम्स में सर्वाधिक मेडल उत्तर प्रदेश ने जीते। दोनों गलत हैं। देख लेते हैं सही क्या है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य न्यू दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। इसका शुभंकर उज्ज्वला यानी
गौरैया पक्षी थी। गौरैया पक्षी जो आम पक्षी भूरे रंग की होती है, तो वो पक्षी थी। उज्ज्वला नाम था गौरैया पक्षी का। और पदक तालिका में टॉप में हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। हरियाणा की पदक तालिका 40 गोल्ड, 49 सिल्वर और 26 कितने थे ये, कांस्य यानी ब्रॉन्ज थे। टोटल 105 पदक हरियाणा को मिले। उत्तर प्रदेश को 62 पदक मिले, जिसमें 25 गोल्ड, 23 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। और तमिलनाडु को मिले टोटल 42 पदक, जिसमें 20 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य। हाल ही में शांति नि- निरस्त्रीकरण निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो शांति, डिसआर्मामेंट, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है डैनियल बरेनबोइम को, अली अबुल अव्वाद को। हाल ही में डैनियल बरेनबोइम अर्जेंटीना के हैं और अली अबू अव्वाद पैलेस्टाइन के हैं। इनको शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण सुवास SUVAS को लॉन्च किया? सर्वोच्च न्यायालय भारत ने सुवास पोर्टल लॉन्च किया। एआई बेस्ड पोर्टल है। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर सुवास। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर फुल फॉर्म है सुवास की। वर्ष 2023 में भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 36,000 निर्णयों के व्यापक संग्रह को अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक अभूतपूर्व पहल की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कानूनी क्लर्कों के सहयोग से प्रेरित इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। विधिक प्रक्रियाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो विधिक प्रक्रियाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक एआई संचालित अनुवाद उपकरण सुवास सुप्रीम कोर्ट विधि अनुवाद सॉफ्टवेयर SUVAS विकसित किया है। सुवास न्यायिक दस्तावेजों की अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच अनुवाद कर सकता है। तो जो इंग्लिश में अनुवाद करता है, हिंदी, संस्कृत और जो तमिल, कन्नड़, अन्य क्षेत्रीय भाषाएं, उन सभी भाषाओं में वो अनुवाद करता है। 17 दिसंबर 2023 को विश्व के सबसे बड़े डायमंड बोर्ड्स कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सूरत, गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया। इस सूरत डायमंड बोर्ड्स कार्यालय परिसर को कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे के व्यापार के वैश्विक परिदृश्य के लिए तैयार किया गया है। सूरत डायमंड बोर्ड्स का निर्माण सूरत के निकट खजोद गांव में किया गया है। इस भवन का निर्माण 3400 करोड़ रुपए की लागत से 35.54 एकड़ यानी 67 लाख वर्ग फुट में किया गया है। सूरत डायमंड बोर्ड्स में कुल 9 टावरों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक टावर की ऊंचाई 15 मंजिल तक की है। 4,700 कार्यालयों वाला यह परिसर हीरा उद्योग को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पेंटागन से भी बड़ा है। सूरत डायमंड बोर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। सूरत डायमंड बोर्ड्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त सेवा की शर्तों एवं कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता नहीं है। थोड़ा इस कानून में बदलाव भी हुआ है, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी शायद इसमें ना हो इसका वर्णन। हाल ही में राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें एवं कार्यालय की अवधि, नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की
नियुक्ति की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्धारित किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और नेता की एक समिति, विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल द्वारा की जाएगी। यह विधेयक चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेता है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन एवं निष्कासन से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष का नेता, यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होगा। अभी सरकार ने इसके लिए एक बिल लाया है और उसमें कुछ बदलाव किए गए, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 के COP29 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बाकू, अजरबैजान में किया जाएगा। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 2023 का आयोजन 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 के COP29 का आयोजन बाकू, अजरबैजान में किया जाएगा। यह एक शिया कंट्री है जो कि ईरान के ऊपर पड़ती है। इसका विवाद आर्मीनिया के साथ चल रहा है नागोर्नो काराबाख रीजन के लिए। ये एक कैस्पियन सी कंट्री है और अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में नागोर्नो काराबाख का रीजन अजरबैजान ने आर्मेनिया से हथिया लिया है और आर्मेनिया से एक कॉरिडोर पास होता है जिसके थ्रू जो अजरबैजान की दो टेरिटरी है, एक आर्मेनिया के दूसरी तरफ पड़ती है जो तुर्की से लगी हुई है, तो उसके लिए कॉरिडोर अजरबैजान आर्मेनिया के थ्रू जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? पुष्पा भारती जी को चुना गया है। हाल ही में वर्ष 2023 के 33वें व्यास सम्मान के लिए पुष्पा भारती को चुना गया। इनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।